Hello everyone, I am Vikas Kumar. Welcome you all from Modulation Institutes. तो चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं बायोमोलिकुल्स का एंड द टॉपिक नेम इज़ अमीनो एसिड्स. तो लास्ट टाइम हमने एक आईआईटी क्वेश्चन किया था 2005 का, जो हमने रिड्यूसिबल नॉन रिड्यूसिबल शुगर के बारे में पढ़ा था. रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल शुगर्स. तो आपको जहाँ तक हमने बताया था कि अगर आपका मान लीजिए पहला नंबर कार्बन और पहले नंबर कार्बन से अगर क्या करता हो, लिंक करता हो, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन रिड्यूसिबल होगा. और एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन अगर जितने भी पहला छोड़ के कोई भी कार्बन के साथ अगर वो लिंकअप होता है तो वो क्या बन जाएगा हमारा रिड्यूसिबल शुगर होगा. राइट. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आज अमीनो एसिड की बात करते हैं. अमीनो एसिड जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको अमीनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, पहले ये बात करते हैं अमीनो एसिड इसको क्यों बोला जाता है. देखिए सबसे पहली बात, इसमें दो बातें लिखी गई है. इसमें NH2 लिखा गया है और COH ग्रुप लिखा गया है. ठीक है. तो COH ग्रुप और COOH ग्रुप, इसका ये क्या हमारा एसिड्स होता है. राइट. ये हमारा एसिड है और ये हमारा NH2 क्या होता है, बेस होता है. ठीक है. दिस इज अमीन एंड दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज एसिड एंड दिस वन इज बेस. राइट. Why base? Because it can donate the electron, and those compounds which can donate the electrons can be a base. ओके, वो बेस का हो सकता है. तो ये हमारा बेस होगा बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ द लोन पेयर्स, तो ये हमारा बेस भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, बेस है और ये हमारा एसिड्स है. ये ज्यूटराइन भी फॉर्म करता है. ठीक है. तो एक हाइड्रोजन यहाँ ला सकते हैं आप, ज्यूटराइन बना सकते हैं इसको. राइट. तो ज्यूटराइन तो पता ही होगा आपको, ज्यूटराइन का मतलब क्या है. ज्यूटराइन मतलब हो गया कि एक ही कंपाउंड में आपको प्लस और माइनस दोनों मिलता हो, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो, तो वो आपको क्या कहलाएगा, ज्यूटराइन्स मिल जाएगा आपको. ठीक है. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको. यहाँ पर माइनस एंड दिस वन इज NH3 प्लस. राइट. तो नॉट लाइक दिस वन. ठीक है. यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर माइनस भी मिल रहा है और प्लस भी मिल रहा है. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यूटराइन. इसको हम बोलते हैं ज्यूटराइन्स बोलते हैं इसको. ठीक है. तो ये हमारा किसी भी कंपाउंड में अगर प्लस और माइनस आपको दोनों एक साथ मिलता हो तो वो हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, ज्यूटराइन्स दे सकता है. एक केस है जो हमने वहाँ पर बताना भूल गया आपको. अमीन के केस में आपको मैंने वहाँ बताना नहीं बता पाया आपको. तो अमीन के केसेस में क्या होता है, जब सल्फोनेशन हम लोग करते हैं. ठीक है. तो सल्फोनेशन जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर वहाँ थोड़ा सा भूल गया. तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था NH2 लिखा था और यहाँ पर सपोज SO3H है, पारा पोजीशन पर है SO3. तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा NH2 क्या है, बेस है. NH2 बेस है और SO3H हमारा क्या होता है, एसिड्स होता है, सल्फोनिक एसिड्स होता है. राइट. तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि ये H प्रोटोनेट ये H जो है ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर. ठीक है. प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा. तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ज्यूटराइन होने का पूरा चांसेस होता है. राइट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NH3 प्लस और SO3 माइनस. ठीक है. तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये देखिए ये सेम सिचुएशन को कवर अप कर रहे हैं. यहाँ पर माइनस है, प्लस है, एसिड वाला पार्ट माइनस में चला गया और ये वाला पार्ट आपका प्लस में चला गया, लाइक दिस. तो ये भी हमारा क्या, ज्यूटराइन से होता है. ये सेम इसी तरह से बिहेव करता है वो भी. ओके. तो वहाँ मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया. फाइन. तो चलिए देखते हैं आगे. तो हमारा अमीनो एसिड्स जो होता है, अमीनो एसिड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए पहले इसको समझ लीजिए, एक और चीज़ बताना पहले देखते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे. सबसे पहले देखिए क्या होता है अमीनो एसिड्स. तो ये हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है और अमीनो एसिड्स आपको डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है. अमीनो एसिड्स क्या होता है आपको डिफरेंट टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर NH2 की बात करते हैं. NH2 के पोजीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा हमारा, उसका डिफरेंट नेम्स आते हैं. ठीक है. जैसे कि हमने क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स. दिस वन इज अमीनो ग्रुप. आपको पता है कि ये अमीनो ग्रुप का अगर पोजीशन यहाँ पर, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर COH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोलते हैं. ठीक है. तो ये अल्फा पोजीशन पर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स. राइट. इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं. और मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर यहाँ का हमारा अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है. तो अल्काइल ग्रुप का मान लीजिए कि 2 कार्बन या 3 कार्बन है और मान लीजिए कि यहाँ पहले कार्बन है, पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पर होता है सपोज.
अगर दूसरे कार्बन पर NH2 जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड्स हो जाएगा, ठीक है। और बीटा अमीनो एसिड मान लीजिए कि और कार्बन इसमें लग गया तो वो क्या हो जाएगा, गामा, फिर और एक कार्बन जोड़ दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो इस तरह से आपको क्या है कि आपको दिमाग में रखना है कि NH2 का ग्रुप का जो लोकेशन है वो कौन सा लोकेशन पर वो गया है, ठीक है। तो जिस तरह के लोकेशन आपका जाएगा वैसा आपका क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स का नाम हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए आगे इसमें बात करें तो आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होता है इसका, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है हम बताएंगे बाद में, पहले थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करना है इसमें, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आर का जो पोजीशन है, ये आर आप जैसे जैसे आर को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका नाम आएगा, और क्या चेंज करने पर क्या नाम आएगा वो पहले आपको बताते हैं हम। तो देखिए, अगर मान लीजिए आर बराबर अगर क्या डालते हैं, H डालते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, ओके। फिर आर बराबर अगर आप क्या डालते हैं, CH3 डालते हैं तो ये बन जाएगा आपका एलानीन। और आर बराबर अगर आप डालते हैं CH3 होल ट्वाइस CH तो ये बन जाएगा आपका वेलानीन। तो ये इसमें टेक्स्ट बुक में आपके सारे दे रखे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में सारे कुछ उसमें कवर कर रखा है, तो बहुत सारा मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी गई। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी करवा दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड जो हमारा है, अमीनो एसिड दोनों तरीके से बिहेव करता है, एसिड और बेस की तरफ बिहेव करता है। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स का हमने क्या कर दिया, CH3 ले लिया और एक NH2 और COH ले लिया, ठीक है। इसका हमने ले लिया pKa वैल्यू 2 ले लिया और इसका हमने pKa वैल्यू ले लिया, ये हमारा मेरा जो ज्यूटराइन, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने ज्यूटराइन बनता है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका ज्यूटराइन बनाया। और जब ज्यूटराइन बनाया इसका, तो इसका क्या हो गया, pKa वैल्यू हमारा बढ़ गया, ठीक है। इसका pKa वैल्यू कितना हो गया, 9 के करीब हो जाता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 9 के करीब हो जाता है। और दिस वन इज व्हाट, ज्यूटर आयन, ओके। इसका अगर नॉर्मल कंडीशन में रखेगा तो इसका pKa वैल्यू कितना हो जाता है, 2। और इसी को अगर आप क्या करते हैं, आप इसको आप चेंज कर देते हैं किसमें, ज्यूटराइन में इसको चेंज करते हैं तो इसका pKa वैल्यू बढ़कर कितना हो जाता है, 9। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, तो जैसा कि इसमें बताया मैंने आपको कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया CH3 प्लस H और CH3 COH, और मान लीजिए हमने pH वैल्यू कितना लिया, 2 लिया इसका, और दूसरा हमने लिया NH3 प्लस CO माइनस H, और इसका तकरीबन हमने pH वैल्यू कितना ले लिया, इसका हमने pH वैल्यू ले लिया 7, राइट। इसका हमने pH वैल्यू 7 ले लिया। तो एक बात बताइए कि इसका pH वैल्यू कितना था, आपका 9 था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, इस वैल्यू का जो आपका ज्यूटराइन था, आपका यहाँ पर ज्यूटराइन एडजस्टमेंट बताया आपको, तो ज्यूटराइन में हमने कितना वैल्यू लिया था, 9 लिया था, राइट। तो जब आपका 9 लिया था तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये जो आपका ग्रुप देख रहे हैं आप, ये मतलब ये हमारा ग्रुप कितना हो गया, 9 आने के बाद ही आपका क्या होगा, ये इस H का यहाँ से रिलीज़ होगा, मतलब H प्लस आपको यहाँ से जो मिलने वाला है वो कब मिलेगा, जब आपका 9 होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा बेस, ये हमारा तो वहाँ पर एसिड था, ठीक है, यहाँ भी हमारा एसिड यही है। तो इसका जो वैल्यू था हमने सेट किया था कितना, 9 पर सेट किया था इसको। pK वैल्यू हमारा कितना रहा था, 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर 9 वैल्यू होगा तो ही हमारा ये क्या होगा, यहाँ का H प्लस निकलेगा, ठीक है। तो उससे पहले कौन निकल जाएगा, इससे पहले हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकलेगा तो ये किधर की ओर ट्रांसफ़र होगा, ये कैथोड की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि H प्लस निकल रहा है, H प्लस निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस का कैथोड की ओर, कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये किधर की ओर ट्रांसफ़र करेगा, ये कैथोड की ओर ट्रांसफ़र कर जाएगा। अगर इसमें अगर क्या किया जाए, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो यहाँ से H प्लस जो निकलने वाला, दैट इज़ व्हाट, प्रोटॉन, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तो प्रोटॉन निकल के कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आगे यहाँ पर हमने कितना लिया है, यहाँ पर हमने pH वैल्यू 7 लिया है। ठीक है, तो pH वैल्यू 7 लिया है, तो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ तो या तो ये निकलेगा, सॉरी ये तो अभी भी निकल नहीं सकता। ठीक है, ये अभी भी निकल नहीं सकता और ये बेस बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपका ना तो 2 है और ना ही क्या है, ना ही आपका 9 है। अब ना तो ये निकल सकता है और यहाँ ना तो ये निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर आपने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में आपको कुछ ऐसा सेटअप कर दिया कि ना तो वो निकल सकता है और ना तो इसका ये ऐसे निकल सकता है और ना ही यहाँ से निकल सकता है कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड आपका क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड जो होगा ना तो वो कैथोड की ओर जाएगा और ना ही एनोड की ओर जाएगा। इसका मतलब ये हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर से पास कराते हैं तो वो पास नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपका न्यूट्रल कंपाउंड आपका क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछेगा यही इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड्स का जो भी कंपाउंड दिया हुआ है आप इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालिए। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का आपका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं उसको। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाएगा, उससे आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो गिवन वैल्यू है उसको एवरेज कर दीजिएगा, उसको निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, क्योंकि ये ना तो एसिड की तरफ जाएगा ना ही फिर बेस की, मतलब ना एसिड नहीं, मतलब ना कैटाइन की ओर जाएगा ना ही फिर आपका, क्यों नहीं जाएगा कैटाइन, क्योंकि यहाँ से ना H प्लस निकल रहा है ना OH माइनस, कुछ भी नहीं निकल रहा है, मतलब ना तो H प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है ना ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी अपना पास नहीं करेगा। राइट, तो हमें वही ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट पर हमारा कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जिस पॉइंट पर हमारा कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जिस pH वैल्यू पर हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड्स हो गया। ये क्या होगा, हमारा न्यूट्रल्स, या फिर इसको क्या बोलते, ये भी हमारा ज्यूटराइंस है। ओके, ये हमारा ज्यूटराइन नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे NH3 है, COH है। ठीक है, तो ये हमारा ज्यूटराइन नहीं है, बट ये हमारा क्या है, ज्यूटराइंस है। राइट, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये हमारा कोई यहाँ से H प्लस नहीं निकल सकता है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए अब हमने क्या किया इसको, अब मान लीजिए इसका ग्रेटर देन 9 आपने pH वैल्यू कितना कर दिया हमने, 9 कर दिया। ठीक है, तो या फिर 9 के आसपास भी कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला H आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा और ये कहाँ जाएगा, आपका एनोड की ओर जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, आपका एनोड की ओर जाएगा। यहाँ वाला जो था हमारा कहाँ जाएगा, ये कैथोड की ओर जाएगा और ये हमारा कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको कैसे निकालते हैं वो चीज़ को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, सपोज एलानिन का हमने दे रखा है, अभी तक हम लोगों ने एलानिन ही पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर H है, मान लीजिए COOH और NH3 प्लस दे दिया। ओके, और CH3 और लाइसिन, सपोज ये हमारा लाइसिन है, NH3 प्लस
COOH और इधर हमने दे दिया प्लस CH3। ओके, लाइसिन CH2 होल 4 CH2 होल 4। ओके, उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर H और एक और हमने ले लेता हूँ, सपोज H है आपका HCOO है, OO CH2 CH2 COH -3 प्लस। इसका हमारे पास pKa वैल्यू कितना है? सपोज pKa वैल्यू हमारे पास है, दिस इज pKa1 2.34, हमने ले लिया इसका 2.34 और pKa2 का वैल्यू हमने ले लिया 9.61 और इसका वैल्यू हमने ले लिया pKa1 इक्वल टू 2.16, pKa2 इक्वल टू 8.95 and pKa3 10.79, राइट। और इसका हमने ले लिया pKa1 इक्वल टू 2.19, pKa2 इक्वल टू 4.25, मतलब pKa3 इक्वल टू 9.62। चलिए देखते हैं इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या निकालना है। तो देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत आसान सा है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का एवरेज निकालना है। इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप 2.3 कर देंगे, 2.34 प्लस 9.61 डिवाइड बाई 2, वट जो भी आपको मिलता है वो हमारा क्या हुआ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक यहाँ क्या है, ये वाला हमारा एसिड्स है, ये वाला भी हमारा एसिड्स है। इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। क्योंकि जहाँ कहीं भी इन दोनों के बीच में जो भी इसका बीच का वैल्यू होगा वही इसका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो बीच का पॉइंट होगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट का दोनों के बीच का जो भी पॉइंट होगा एवरेज करने के बाद वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कैसे पता करोगे इसमें आपका न्यूट्रल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए pKa1 वैल्यू, तो ये हमारा 1 जो प्योर एसिड है, सबसे पहले इसको लेंगे, प्योर एसिड 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपका एसिड पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया 2.16 हो गया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका प्योर एसिड, तो ये तो सबसे पहले आपका एसिड हो जाए, ये वाला मेन एसिड हो गया। उसके बाद ये वाला एसिड क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर CH2 होल 4 है। ठीक है, CH2 होल 4 है, इसका मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, घटाएगा, मतलब H+ को आसानी से रिलीज होने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का एवरेज आप नहीं लिख सकते हैं। अगर तीनों का एवरेज लीजिएगा तो फिर तो आपको बीच का पॉइंट नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये है किसी दो का ले लीजिए, किसी दो का कौन सा लेंगे आप, आपको ये लेना होगा जो ज़्यादा बेस है उसको तो एक बेस को रहना ही पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एसिड एक क्या करना होगा, एक पार्ट एसिड का पार्ट देखना होगा आपको और एक पार्ट बेस का देखना होगा। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, एसिड और बेस का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है, ये एसिड है और ये भी एसिड है, ये भी एसिड ही है, लेकिन क्या है कि पहले इन दोनों को देखना होगा हमें। ठीक है, इन दोनों को देखना होगा। बेसिकली NH वाला ग्रुप क्या होता है, हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ NH3 प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन इनके कंपैरिजन भी हमारा कम है। इसका मतलब इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो एसिड पार्ट है आपका, दोनों एसिड पार्ट का क्या करेंगे, उन दोनों का जो न्यूट्रल, उन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। उन दोनों का एवरेज लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों का बाद में एवरेज लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका वो क्या बन जाएगा, आपका वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो 8.95 PI इक्वल टू, या IP बोल सकते हैं इसको, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 8.95 प्लस 10.79। ओके, 2 और 3 देखिए, ये दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन दोनों का ले लेंगे। ये दोनों हमारा बेसिक पार्ट है, NH3 बेसिक पार्ट है, ये भी हमारा बेसिक पार्ट है। क्या करते हैं, इन दोनों का बेसिक पार्ट को एक कर लेते हैं,
ठीक है। 2 और 3 को हमारा क्या करेंगे, दोनों बेसिक पार्ट है तो दोनों बेसिक पार्ट को क्या करते हैं हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ कंपैरिजन कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, वो आपका ये बन जाएगा, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसका देखते हैं, इसका देखेंगे हम 2.9 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इक्वल टू 2.19 प्लस 4.25 डिवाइड बाई 2। तो 4.25 और 2.1, तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा ये, फिर 2, 4, फिर 3, मतलब यहाँ भी हमारा क्या है NH3 2.5, ये हमारा कौन सा है 2.2 पी के A1 वैल्यू, पी के A1 वैल्यू, दिस वन और दिस वन। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपका ये वाला दोनों एसिड पार्ट को ले लीजिए, ये दोनों एसिड पार्ट ये वाला और ये वाला दोनों को ले लीजिए और इसके साथ कंपैरिजन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। ठीक है। तो इसे ऐसे हमें क्या निकालना होगा, ऐसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना होगा, जैसे कि आपको पता चल जाएगा इसका किसी भी गिवन कंपाउंड का आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। ओके। तो चलिए इस तरह से हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट खत्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पार्ट हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का। ओके। देखिए बस जैसा कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि हम दूसरे बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड से पहले थोड़ा सा विटामिन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। तो विटामिन्स देखिए, विटामिन्स में हमारा क्या क्या है, ये सारे हमारे पास में है। सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है हमारा फैट सॉल्युबल्स। ठीक है। विटामिन्स हमारे कितने 2 टाइप्स के आते हैं, 2 तो हमारा होगा वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल्स। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा है पहले ये देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे फैट सॉल्युबल्स क्या होते हैं। राइट। तो देखिए सबसे पहले हमारा वाटर सॉल्युबल्स है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले ये तो जान लीजिए वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है। तो ये आपको जो मिलते हैं एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन्स। ठीक है। जो बॉडी के द्वारा जो यूरिन्स होते हैं, ठीक है, मतलब किसी ह्यूमन बॉडी के द्वारा यूरिन्स होते हैं, तो उस यूरिन के द्वारा आपको क्या मिलेगा, जो भी यूरिन्स के द्वारा विटामिन्स मिलते हैं उसको वो क्या होता है, हमारा वाटर सॉल्युबल्स होता है। ओके। तो जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। उसके बाद फिर विटामिन सी जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है। अब रही बात दूसरा विटामिन B12। ठीक है। जो देख रहे हैं आप विटामिन, नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है विटामिन B12 नॉट सॉल्युबल आवर बॉडी। हमारे बॉडी के द्वारा क्या होगा, विटामिन 12 जो होगा वो हमारा विटामिन B12 क्या होगा, बॉडी के द्वारा सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल आपका नहीं होगा। राइट। दूसरा फैट सॉल्युबल्स। तो फैट सॉल्युबल होगा, इसका मतलब क्या, फैट सॉल्युबल हमारा कौन कौन सा विटामिन आता है, विटामिन A, D, E, K। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रख सकते हैं, एडेक। इसको ऐसे रखा जा सकता है याद, एडेक। ठीक है। तो एडेक जैसे हेडेक होता है, तो वैसे ही आपको इसको याद रखना है एडेक के रूप में। ठीक है। एडेक, ADEK। ओके। तो विटामिन जो हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन आपका क्या है, एडेक है। राइट। उसके बाद फिर दूसरा बात है हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाइपर विटामिनस। ठीक है। तो हाइपर विटामिनसिस का क्या मतलब है, कहता है हाइपर विटामिनसिस का मतलब होता है इफ एक्सेस ऑफ A and D, कहता है इफ एक्सेस ऑफ A and D, दिस इज व्हाट, A and D इज व्हाट, दिस इज फैट सॉल्युबल्स। ओके। तो यदि A और D अगर हो ज़्यादा एक्सेस में हो जाए इन द बॉडी, देन इट लीड्स टू हाइपर विटामिनसिस। मतलब आपके बॉडी में अगर विटामिन A और विटामिन D का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपर विटामिनसिस कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है एंटी विटामिनसिस। तो ये ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया आपका, ये हमारा हाइपर हो जाएगा, और कम हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, एंटी हो जाएगा। एविटा विनोसिस। ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, लैक ऑफ मल्टीपल विटामिन इन द बॉडी। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे विटामिन का अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं एविटा विनोसिस। ठीक है। राइट। तो आगे हमारे पास में क्या है कि बहुत सारे विटामिन हैं जिसके डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर इसके सोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में दिए रखे हैं। ठीक है। वैसे हमारे पास भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। मैं उसको अगर मान लीजिए कि कई से बच्चे जिसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। पर टाइम थोड़ा भी, अगर मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर भी आप उसको जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपके पास
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ नेम ऑफ विटामिन्स, राइट। नेम ऑफ विटामिन्स में पहला विटामिन ए। विटामिन ए सोर्स इसका क्या होगा, सोर्स। और इधर हम, अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा पहले, इससे पहले कि मैं ये लिखूँ, थोड़ा आपको एक चीज़ बता दूँ मैं। विटामिन एच, विटामिन एच जो बोलते हैं, विटामिन एच हमारा क्या होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ विटामिन है जो कि आपका ना तो वाटर सॉल्युबल होगा ना फैट सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, एक और सॉल्युबल था जो, एक और हमारा विटामिन था जो विटामिन B12 था, वो हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं था, राइट। तो यहाँ पर कोई एक हमारा बायोटीन, दिस इज एच, ओके। विटामिन एच जो होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा ना तो फैट सॉल्युबल होगा और ना ही वाटर सॉल्युबल होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि विच वन, नॉट विच वन, ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो ना फैट सॉल्युबल है और ना ही वाटर सॉल्युबल है, नाइदर वाटर सॉल्युबल नोर फैट सॉल्युबल, दिस नेम मस्ट बी देयर, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग कि इसके सोर्सेज क्या हैं, नेम ऑफ विटामिन, और उसके लैक होने की वजह से क्या होता है, डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं, डिफिशियंसी और डिफेंसिड और डिजीजेस की बात करता हूँ, राइट। इसका हमारा हो जाएगा फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल। और कैरोट्स में भी मिलते हैं आपको, और बटर मिल्क, बटर एंड मिल्क। इस सब में आपको, इसकी डिफिशियंसी से आपको कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको, ब्लाइंडनेस, ओके। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ खाने से हमें क्या क्या मिलता है। विटामिन ए से आप, विटामिन ए आपका सोर्स क्या है, फिश लीवर ऑयल और कैरोट्स और बटर, ये सब आपको खाना चाहिए, जिससे कि आपका विटामिन ए मिलता रहे। और विटामिन B1, इसका नाम है थायमीन, इसका नाम आपका थायमीन, दिस इज आवर साइंटिफिक नेम, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट हो गया आपका, मिल्क हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं इसमें, ग्रीन वेजिटेबल, ओके। तो ये सब ध्यान रखिएगा। या फिर एक और हो सकता है एग वाइट, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए बेरी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका कमी होता है तो बेरी, ओके। दूसरा आपका, रहने दीजिए इतना ही काफ़ी, बेरी प्रॉब्लम होगा इसको अगर आपका विटामिन B1 में कमी होता है। तो तीसरा हमारा होगा विटामिन B2 हो जाएगा आपका राइबोफ्लॉक्सिन, ओके, राइबोफ्लाविन। और इसका हमारा हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, एग वाइट हो जाएगा, ओके। और इससे आपको क्या हो सकता है, कन्वल्सन हो सकता है आपको, कन्वल्सन, ओके। उसके बाद फिर तीसरा हो गया हमारा, सॉरी इट्स नॉट कन्वल्सन, इसमें कन्वल्सन नहीं होगा आपका, इसमें आपको हो जाएगा प्रॉब्लम चिलोसिस, ओके, चिलोसिस। दूसरा और प्रॉब्लम हो सकता है आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ओके। चिलोसिस तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, खाना आपका नहीं पचेगा। दूसरा हमारा विटामिन B6,
विटामिन B6, इसका नाम होता है साइंटिफिक दिस पैराडॉक्सिन। इसका हो जाएगा मीट, फिश, एग में क्या होगा, यॉक वाला पार्ट होगा जो कि आपका येलो वाला पार्ट होता है। इसमें जो डिफिशिएंसी होगा ये इसमें आपका क्या जाएगा, कन्वल्सन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा विटामिन B12 आता है। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं विटामिन B12 का। फिफ्थ वन इज विटामिन B12 और इसका हमारा क्या आ जाएगा, मीट, फिश, एग यॉक, एग। ओके, तो ये सब हमारा क्या है, सोर्सेस हैं। और इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है पर्नीसियस का, पर्नीसियस और एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, एनीमिया, RBC डिफिशियंसी इन द हेमोग्लोबिन। चलिए आगे देखते हैं। 6 वन इज विटामिन C। ये तो आपको मालूम ही होगा, साइट्रस एसिड, साइट्रस फ्रूट्स, आंवला, दूसरा ग्रीन लीफ, से ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स
इसकी जो विटामिन सी की कमी से आपको हो जाएगा स्कर्वी। ओके, ब्लीडिंग गम्स, सेवंथ वन इज विटामिन डी। विटामिन डी आपका जो एक्सपोजर, ये भी आपको मालूम होगा। विटामिन डी आप लोग जनरली भाषा में बोलते हैं कि धूप से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो धूप जिसको बोल सकते हैं, तो एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू अगर सनलाइट के अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। और इसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा, देखिए रिकेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, रिकेट्स। और द लास्ट वन इज not last, its second last one is विटामिन ई। इसके सोर्स हमें वेजिटेबल्स, ऑयल लाइक wheat, जम्स ऑयल। ओके, और इसी प्रॉब्लम्स हो सकता है इंक्रीज fragility of RBCs and muscular weakness. Okay, the last one is ninth one is vitamin K। ये हमारा जगह ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इसमें जगह इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो देखिए इसमें आपने क्या देखा, इसमें मैक्सिमम विटामिन्स में आपने क्या देखा, मैक्सिमम विटामिन्स आपने देखा होगा कि आपका ग्रीन वेजिटेबल्स आपका क्या हो जाता है, उसका सोर्स होता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स को आपको खाना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो लास्ट वन देखिए आपका लिखा है विटामिन के है आपका, विटामिन के भी में क्या आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है। ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आपको खाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लीडिंग, जब कभी ब्लीड होता हो तो वो जमता है लेट से। ठीक है, तो लेट से जमने का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, बहता है। ज़्यादा बहने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको और उसको क्या करना है, आपको उसको जल्दी रुक जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विटामिन के आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल, विटामिन के आपको ज़्यादा लेना है। कैसे लोगे आप, आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपको क्या है, ग्रीन ये ज़्यादातर आपको क्या देख रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर साग सब्जी आपको ज़्यादा खाने चाहिए। आपसे उससे फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा नुकसान कभी मतलब नुकसान होगा ही नहीं आपको। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि आपको ये कौन कौन से विटामिन है और कौन कौन से विटामिन का सोर्स क्या है, उसके सोर्स क्या है, और उनके डेफिशिएंसी या उनकी कमी की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने इधर लिखा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर रट लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप डे बाय डे उसको देखते जाइए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बहुत सारी कुछ जानकारी मिला यहाँ से। जानकारी ये मिला सबसे बड़ी कि कौन से विटामिन से कौन से विटामिन है और कौन कौन से विटामिन से की डिफिशियंसी, उसकी कमी की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी मिली आज। ओके, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप आराम से बना सकते हैं उसको। डन। तो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बात करें हम न्यूक्लिक एसिड्स का। ओके, तो देखिए, तो भाई हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में हमें क्या होता है, पहले वो देखते हैं।
न्यूक्लिक एसिड में आपका 2 पार्ट पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो जो एसिड्स पाए जाते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको RNA और DNA पाया जाता है, RNA, राइट, RNA और DNA। तो चलिए इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स पर। तो है वो भी इसी से रिलेटेड। तो एक जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स एक पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर जनरेशन कैसे मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे जाते हैं अपने बच्चे के अंदर, या फिर एक पेरेंट्स के जो बच्चे के अंदर जाते हैं वो कैसे कैसे जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस वे में जाते हैं। तो वो बेसिकली आपको एक हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, राइट। तो वो हेरिडिटी के द्वारा हमारा क्या होता है, अपने पेरेंट्स से हमें बच्चे के अंदर क्या जाता है, एक कैरेक्टर्स जाता है जिसको हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं, राइट। तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक सेल होता है, और वो जो सेल हमारा क्या है, वो हमारा न्यूक्लिक सेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लिक सेल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, वो हमारा RNA और DNA पाया जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली RNA DNA क्या है आपका, RNA DNA एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं एसिड, या वैसे राइबो न्यूक्लिक एसिड्स और डीऑक्सी राइबो इसका फुल फॉर्म है। तो जिसको करके क्या करता है आपको एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में वो मतलब एक पेरेंट से कहाँ जाता है, आपको पेरेंट से अपने बच्चे के अंदर जाता है। और इन्हीं की वजह से आपको क्या करते हैं, आप जो बच्चे का फेस होता है माँ बाप से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इन्हीं सब रीजन से आपको क्या मिलता है, RNA और DNA। एक्चुअली DNA की वजह से आपको देखा जाता है। कई बार आपने सुने हो कि DNA से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे इसके मदर्स हैं या फिर इसके फादर्स हैं ये, ठीक है। तो DNA टेस्ट बोलते हैं उसको। तो DNA टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे का अगर DNA टेस्ट किया जाए तो DNA टेस्ट करने से पता चल जाता है कि इसके मदर्स या फादर या पेरेंट्स इसका कौन है, DNA के थ्रू पता चल जाता है। तो DNA एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि इसके मदर या फादर्स कौन होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोनों का DNA मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी बच्चे का DNA किसी से मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये कि इसके जो मदर फादर होंगे वो क्या होगा, दैट पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये DNA आपको बता देगा, फाइन। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली ये सब क्या आपका प्रोटीन्स हैं, ओके। ये सब हमारे क्या प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन के अंदर ही हम इसको पढ़ते हैं। और इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये किससे मतलब इसकी क्या क्या कंपोजिशंस हैं, ये किनसे बना है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। बीटा डी राइबोज, ओके। दूसरा हमारा है ये हमारा H हो गया, ये हमारा H हो गया, दिस इज OH, दिस इज H, दिस वन इज OH, H, बीटा D टू डीऑक्सी राइबोज, राइट। This one is what? This one is DNA part, और ये हमारा हो जाएगा RNA, ओके। RNA के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, RNA के अंदर हमारा बीटा डी राइबोज पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, और ये इसमें किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है।
केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ आरएनए इज दिस बीटा डी राइबोस। और दूसरा हमारा ये डीएनए है, डीएनए में हमारा क्या पाया जाता है, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस। आपको पता होगा जब मैंने हॉट प्रोजेक्शन बताया था आपको ग्लूकोज का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हमारा OH ऊपर होता था तो हमने उसको बीटा बोलते थे, ठीक है। मतलब वहाँ पर बेसिकली वो क्या बताया था आपको, हम रिंग के बारे में समझाए थे। तो रिंग के अंदर क्या, रिंग के अगर रिंग के अंदर जो OH ग्रुप होता था उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते थे, ठीक है। और जो रिंग को आउटसाइड हो जाता था, अगर 100 इसके हॉट प्रोजेक्शन में अगर इसके थ्रू आपको समझना था, हमने क्या बताया था कि अगर ऊपर हो OH ग्रुप, अगर ऊपर हो तो हम वो क्या डिनोट करता है, वो बीटा को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर OH ऊपर है इसलिए हमारा बीटा हो गया, राइट, यहाँ पर बीटा हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए आपका OH ग्रुप है ऊपर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा होगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये इसीलिए यहाँ पर बीटा लिखा गया और बीटा लिखा गया। बाकी अगर आपका डी, आपका राइट साइड OH ग्रुप होता था, राइट साइड OH ग्रुप होने की वजह से क्या होता था, डी बोलते थे उसको। यहाँ पर भी हमारा राइट, एक्चुअली मैंने इधर लिखा है लेकिन ये OH ग्रुप आपका लेफ्ट राइट साइड में है, डन। तो ये बीटा डी राइबोस हो गया और बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस, राइट। ध्यान रखिएगा, डी ऑक्सी राइबोस अगर हो गया तो आपका डीएनए वाला पार्ट हो जाएगा और राइबोस हो गया तो आपको आरएनए वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं। डीएनए कंटेन 4, इसके अंदर कौन कौन बेसेस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं। DNA contain 4 bases. Their name is, सबसे पहला एडेनिन, दूसरा हो गया आपका ग्वानिन, तीसरा हो गया आपका साइटोसिन एंड फोर्थ वन इज थाइमिन। ओके, उसकी ये हमारा डीएनए पार्ट हो गया। और इधर हम आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए कंटेन बेसिस, पहला देखिए इसमें क्या करते हैं, द फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम इन डीएनए, मतलब इसमें भी एडेनिन होगा आपका। सेकेंड वन इज guanine, third one is cytosine and fourth one is uracil। यही एक डिफरेंस है, देखिए तो फोर्थ वन इज थाइमिन है इसमें और इसमें यूरासिल है। इसका मतलब क्या है कि आपका डीएनए और आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए में दोनों में सबका सेम होगा। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन आपका तीनों ग्रुप, तीनों आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ एक डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट क्या है आपका थाइमिन। फोर्थ वन इज थाइमिन एंड इधर दिस वन इज फोर्थ वन इज यूरासिल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, थाइमिन और यूरासिल में आपको एक ग्रुप केवल चेंज है आपका। थाइमिन डीएनए में आपका थाइमिन आ जाता है और आपका आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। ये सब क्या है, हमारा बेसिस है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ओके, तो एक डिफरेंस तो आप ये बोल सकते हैं। दूसरा डिफरेंस अभी जस्ट मैंने स्ट्रक्चर के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताया आपको मैंने। एक बताया आपको क्या, बीटा डी राइबोस, दैट वन इज फॉर व्हाट, आरएनए। उसके बाद फिर आपको डीएनए के लिए मैंने बताया आपको कि बीटा डी डी ऑक्सी राइबोस। ओके, तो एक डिफरेंस वहाँ से बता सकते हैं, बाकी आप डिफरेंस इधर बता सकते हैं। और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इन सब का, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन का स्ट्रक्चर आपका क्या है। ओके, वैसे तो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर का बता देता हूँ मैं आपको।
ये हमारा हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा हो गया NH2O, this is guanine, G capital A, and this one is double bond ये हमारा हो जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन दिस इज C, और इधर हमारा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH NH C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज थायमीन। ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, this one is NH, थायमीन। ये हो गया यूरासिल। ठीक है, तो ये अब स्ट्रक्चर है हमारा। ये चारों पांचों स्ट्रक्चर आपका, ये आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट आपका केवल डिफरेंट है, बाकी तो आपको क्या है, बाकी सब के सब आपका डीएनए और आरएनए में देखिए ये दोनों का डिफरेंट है। थायमीन और यूरासिल ये आपका, इसको छोड़ दिया जाए तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये चारों, ये तीनों स्ट्रक्चर आपके, तीनों का स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, ये चारों आपका डीएनए हो जाएगा। ठीक है, ये चारों आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, और इसको छोड़ दिया जाए और इन चारों को ले लिया जाए तो ये चारों हमारा क्या हो जाएगा, आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब बेसिस हो जाएगा, नॉट स्ट्रक्चर, बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो आप स्ट्रक्चर ऐसा देख सकते हैं, बट जनरली जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट हाँ स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ठीक, ओके, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है बायोमोलिकुल चैप्टर्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह जो होगा हम इसके बाद में आपको क्वेश्चन वगैरह हम करवा देंगे, जो प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें बायोमोलिकुल्स में। ओके गाइस, तो चलिए, थैंक यू सो मच।